नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट की वीडियो आपने देखी होगी, साइंस की कंटिन्यू अपन 3 दिन से साइंस की क्लासें ले रहे थे, जिसके अंदर अपन बायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि अब अगले 3 दिन हफ्तों के हैं वो अपन जीके पढ़ेंगे। तो जीके के अंदर अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के बारे में आज बेसिक नॉलेज लेंगे और आज से कंटिन्यू 3 दिन तक अपन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में अपन नॉलेज लेंगे। तो हिस्ट्री आखिर है क्या, कैसे हिस्ट्री, जैसे अपन ने पहले बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, वैसे ही आज की क्लास में अपन हिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। हिस्ट्री क्या है, पहले तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री को अगर अपन देखें तो हिस्ट्री किसी जगह स्थल के और उस समय के, मतलब एक पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर समय में पास्ट में कोई घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं की अपन जो जानकारी लेते हैं वो इतिहास कहलाता है। जैसे पास्ट क्या होता है, पास्ट हर एक जो मिनट अब जो गुजर चुकी है वो सब पास्ट में काउंट होती चली जाती है। तो उन मिनटों में या उन समय में जो घटनाएं हुई हैं, किसी पर्टिकुलर स्थान पे कोई घटनाएं हुई हैं, उनका जब अपन अध्ययन करते हैं तो वो उस अध्ययन को अपन इतिहास कहलाता है। उस अध्ययन को अपन इतिहास कहते हैं। इतिहास में हम उन सारी घटनाओं को लेके आते हैं जो हम उस समय प्रेजेंट नहीं थे, हमसे पूर्व वो घटनाएं घट चुकी हैं, हम उनको पढ़ते हैं, उस समय से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो उसी को स्थल, यानी स्थल बोले तो जगह, जगह और समय, उन दोनों के समावेशन को एक जगह करके अपन उनकी घटनाओं का जो अपन विचार विमर्श करते हैं, उन घटनाओं की जो जानकारी अपन लेते हैं, वही इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो उस समय में है ना, मैंने देखा है बहुत से बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं, वो समय में दो जगह कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उन दो समय की मैं बात करूं, जैसे एक तो है ईसा पूर्व और एक है ईस्वी, इन दो में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज़न कैसे होता है, उनको कन्फ्यूज़न ऐसे होता है कि जब भी जैसे अपन ये पढ़ते हैं, किसका कार्यकाल अपन जब भी पढ़ते हैं, जैसे अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका टाइम अगर अपन से पूछा जाता है तो इसका टाइम अपन क्या बताते हैं, अपन इसका टाइम बताते हैं 2300 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1700 ईसा पूर्व तक। इसी के अलावा जैसे अपन और क्या देखते हैं, जैसे अपन को वैदिक सभ्यता का कार्य पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी। वैदिक सभ्यता का जब अपन बताते हैं तो हम बताते हैं 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन एक चीज़ अपन जब ये देखते हैं, जब अपन स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं या अपन वायसराय पढ़ते हैं, गवर्नर जनरल पढ़ते हैं, या किसी भी पीएम का अपन कार्यकाल देखते हैं, जो अपन बात करते हैं, तो उसमें अपन कैसे बताते हैं, अपन जैसे ये नहीं बताते क्या, ये किसी भी जैसे ये बता दें कि अंग्रेज़ों का, अगर अपन अंग्रेज़ों का शासन पूछ ले अपन से कि अंग्रेज़ों ने कब से कब तक शासन किया था, तो अपन क्या बताते हैं उसके अंदर, अपन यही तो कहते हैं 1757 से लेकर और 1947 तक, ये टाइम ही तो अपन बताते हैं अंग्रेज़ों का। तो इन दो चीज़ों में आप एक चीज़ देख पा रहे हो, अगर आप इसको थोड़ा बहुत अगर समझ पा रहे हो, तो आपको एक चीज़ होगी जो कंफ्यूज कर रही होगी कि यहाँ पे तो जो अपन ने ये टाइम लिखा है ये उल्टा लिखा है, यानी यहाँ बड़ी अमाउंट, बड़ी जो मात्रा है वो लिखी है, यहाँ पे अपन ने छोटा टाइम लिखा है। 2300 बड़ा होता है एक्चुअली 1700 से, तो यहाँ तो अपन उल्टा लिख रहे हैं, यानी 2300 से डाउन होकर 1700 की ओर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ अपन देखते हैं तो यहाँ अपन 1700 से 1900 की तरफ जा रहे हैं। यहाँ ये जो कन्फ्यूज़न होता है ये बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज करता है। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा होता क्यों है, क्यों कुछ टाइम को अपन उल्टा लिखते हैं, क्यों कुछ टाइम को अपन सीधा लिखते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, अगर मैं आपको वो रीज़न बताऊं जिससे कि आगे आप हिस्ट्री में कभी कंफ्यूज नहीं हो, तो उसको मैं अगर आपको बताऊं, तो ईसा पूर्व और ईस्वी में पहले तो मतलब क्या है। देखो क्या होता है, एक जो ईसा मसीह है, जो भगवान ईसा जी हैं, उनके जन्म, उनका जो जन्म टाइम है, उनके जन्म से पहले, इस तरफ जन्म से पहले की घटना और इस तरफ जन्म के बाद की जो भी घटनाएं हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जन्म से पहले की मतलब इनका जन्म जब हुआ था वो 0 ईस्वी माना जाता है। तो इनके जन्म से पहले जो भी घटनाएं हुई हैं, जन्म से पहले, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता वो इनके जन्म से पहले की है,
वैदिक सभ्यता इनके जन्म से पहले की है। तो इनके जन्म से पहले जो भी होती है उसके पीछे अपन लगाते हैं ईसा पूर्व। इससे समझ गए कि ईसा के जन्म से पूर्व जो भी घटनाएं हुई हैं उनके पीछे अपन लगाएंगे ईसा पूर्व, और इनके जन्म के बाद जो भी घटनाएं हुई है उनके पीछे अपन लगाते हैं ईस्वी। ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ये ईस्वी कैसे, जन्म से पहले की बात करेंगे अपन, तो जैसे ये 100 है, 90 है, 80 है, 70 है, यूँ चलते 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 जीरो पर आएगा, फिर ये फिर 10, 20, 30 यूँ करते हुए ये आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अब अपन ये कह रहे हैं कि भाई कोई घटना ईसा जन्म के 90 ईस्वी पूर्व हुई है, इस समय हुई है। अब ये घटना तो कंटिन्यू आगे बढ़ रही है और वो यहाँ तक वो घटना कंप्लीट चली है, तो अपन उसको क्या कहेंगे कि 70 ईस्वी पूर्व तक वो घटना चली है। तो अब इस टाइम को कैसे निकलेंगे, यानी अपन से पूछ लीजिए, मान लो कोई एक घटना है जो ईसा मसीह के जन्म से 90 ईस्वी पूर्व वो शुरू हुई थी और 70 ईस्वी पूर्व वो समाप्त हो गई थी। तो अब अगर अपन से पूछ ले कि ए का टाइम पीरियड कितना था, तो अपन क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, 90 ईसा पूर्व से शुरू होकर 70 ईसा पूर्व तक। तो इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों कुछ समय को उल्टा लिखा जाता है। यानी ईसा के जन्म से पहले कोई भी घटना होगी उस घटना को अपन कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। बाकी वो वे है ये लिखने का, बाकी वो बताता एकदम सही टाइम है। ठीक है। तो ये एक कंफ्यूज आपको नहीं होना है कभी भी टाइम को लेके। अब आपको कहीं पे भी ईसा पूर्व की जो टाइम मिल जाए तो उसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये मतलब ये घटनाएं क्या हुई हैं, ईसा के जन्म से पूर्व हुई हैं। और जहाँ ईस्वी लगा हुआ मिला है इसका मतलब ये सभी घटनाएं कब हो रही हैं, ईसा के जन्म के बाद हो रही हैं। ठीक है। अब अगर अपन इतिहास की बात कर लेते हैं, ठीक है, समय और स्थल की जो स्टडी है उस इसको अपन इतिहास कहते हैं। एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है E.H. कार, ये इनका नाम है इतिहासकार का। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इतिहास के बारे में स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने स्टेटमेंट जो इतिहास के बारे में दिया है वो स्टेटमेंट इन्होंने यही दिया है कि इतिहास क्या है, इतिहास भूतकाल और वर्तमान काल काल के बीच क्या है, सेतु है। सेतु समझ रहे हो ना, सेतु मतलब ब्रिज है, पुलिया है। यानी अपन क्या देखते हैं कि कोई एक नदी है, सपोज ये कोई नदी है, ठीक है, तो क्या है, अपन को इस ए पार्ट से बी पार्ट की ओर जाना है तो अपन इस पे क्या बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। यही तो होगा ना जो इनको कनेक्ट करके रखेगा। यही चीज़ ये इतिहासकार कह रहे हैं, ये अचकार ये कह रहे हैं, इतिहास क्या करता है, हमें भूतकाल यानी अपन अभी क्या है वर्तमान काल में, तो हमारे वर्तमान काल को भूतकाल से कनेक्ट करता है, यानी एक तरह से ब्रिज का काम करता है। उसी को क्या कहते हैं कि ये भूतकाल और वर्तमान काल के बीच क्या है, सेतु है, सेतु की तरह ये काम करता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहास को भूतकाल और वर्तमान काल के बीच सेतु किसने बताया है, और अलग अलग इतिहासकार के नाम आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो उसमें आपको करना है E.H. कार। और इनकी बहुत ही फेमस एक बुक भी है जिसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये बुक किसकी है, वो है व्हाट इज हिस्ट्री। ये इनकी बहुत फेमस बुक है जिसको पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है कि व्हाट इज हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो कौन हैं, इसके लिए किसे जाना जाता है। तो आप फिर से अगेन आंसर क्या करोगे, E.H. कार करोगे। ठीक है। अब अपन इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास को अपन क्या करते हैं, इतिहास को 3 फेज रखते हैं, 3 फेज में अपन डिवाइड करते हैं। 3 फेज कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो बेसिक चीज़ है ये तो आपको समझ में आ गई ना, कि ये समय के बीच में जो कन्फ्यूजन होता है वो तो नहीं रहेगा ना। जैसे अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, समय से रिलेटेड ही है। जैसे आपने नाम सुना होगा विक्रम संवत, समय के लिए है। एक आपने शक संवत सुना होगा। ठीक है। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी
5700 नहीं सॉरी 57 ईसा पूर्व है। अभी आप समझ गए होंगे ना, ईसा मसीह के जन्म से 27 साल पूर्व ये विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी और शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। अब ये ईस्वी और ईसा पूर्व में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो वो थे राजा विक्रम। इनका क्या राज्याभिषेक होता था तब इन्होंने ये शुरुआत की थी। इसी तरह अगर आपको पूछ ले शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो इसके लिए जिसको जाना जाता है वो है राजा कनिष्क। राजा कनिष्क को इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अपन को अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पंचांग, भारत के राष्ट्रीय पंचांग की शुरुआत या राष्ट्रीय पंचांग कब बना या शुरुआत कब हुई। आपसे ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए और मैंने आपको ऑप्शन में ए भी दिया है और आपको मैंने ऑप्शन में बी भी दिया है, तो आपके मन में जो सवाल आ रहा है वो आप मतलब क्या जवाब आप इसको दोगे कि अगर आपके सामने ये आ जाए क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय पंचांग की शुरुआत कब से मानी जाती है या कब शुरू हुआ था भारत का राष्ट्रीय पंचांग, या उसकी स्थापना कब हुई थी या उसको शुरू कब किया था, किसने किया था, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको ऑप्शन में विक्रम भी दिया हुआ होगा, आपको विक्रम के साथ साथ कनिष्क भी दिया होगा, अगर आपसे टाइम पूछा होगा तो आपको 57 ईसा पूर्व भी दिया होगा, 78 ईस्वी भी दिया हुआ होगा, तो एक चीज़ तो आप आइडिया लगा रहे हो कि आंसर तो इन दोनों में से ही है। अब हमें ये देखना है कि अपना राष्ट्रीय पंचांग अपन ने घोषित किसको किया। सबसे पहले अगर ये चीज़ आपको पता है तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तो जो अपना राष्ट्रीय पंचांग है उसे हम शक संवत को मानते हैं, तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग में माना जाता है। तो अब अगर आपसे शुरुआत पूछ रहे तो नो डाउट आप आंसर क्या करोगे, 78 ईस्वी। किसने, राजा कनिष्क ने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर अपन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री में अब अपन को क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ अगर अपन शुरू कर लेते हैं, तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ ही बताई है। हिस्ट्री होती है तो हिस्ट्री को अपन 3 पोर्शन में पढ़ते हैं। 3 पोर्शन कौन कौन सी, एक होता है प्राग इतिहास, दूसरा होता है आद्य इतिहास, और तीसरा है इतिहास। ये 3 पोर्शन में अपन इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब इनमें क्या फ़र्क है, क्यों इनको 3 में डिवाइड किया है, क्यों इसको एक में क्यों नहीं रखा अपन ने, तो इसका जो मैं अगर आपको रीज़न बताऊं तो उसका रीज़न ये है। प्राग इतिहास कौन सा होता है, प्राग इतिहास वो होता है जिसके हमारे पास क्या नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। तो बताओ, जिस चीज़ की अपने पास लिखित साक्ष्य ही नहीं है तो क्या हम उसको पढ़ सकते हैं, नहीं। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो उसको पढ़ने वाली तो बात ही नहीं आती। तो यहाँ इनके ना तो अपने पास लिखित साक्ष्य है ना अपन इनको पढ़ सकते हैं, पढ़ने की तो बात होगी ही नहीं क्योंकि हमारे पास कोई साक्ष्य है ही नहीं। तो अगर आपको इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि इसमें कौन से एग्जाम्पल, कौन सा टाइम पीरियड रखा जाता है, तो इसके अंदर आता है आपका कंप्लीट पाषाण काल। और अगर मैं आपको पाषाण काल का टाइम बताऊं तो इसका टाइम हमें माना जाता है 20 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। अब आप ईसा पूर्व में तो कंफ्यूज नहीं हो रहेंगे, ये तो आपके एकदम दिमाग में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राग इतिहास। अगर आपसे पूछ लिया जाए आद्य इतिहास कौन सा होगा, तो आद्य इतिहास के बारे में यह है कि इसके हमारे पास क्या है, लिखित साक्ष्य हैं। क्या है, लिखित साक्ष्य तो हैं हमारे पास, लेकिन ये लिखित साक्ष्य ऐसी लिपि में है, ऐसी भाषा में है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते।
ठीक है, यानी हमारे पास इसके साक्ष्य तो हैं, प्रूफ हैं हमारे पास कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, बट हम उस लिपि को, उस भाषा को हम क्या नहीं कर पा रहे, रीड नहीं कर पा रहे, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो सारा काल कौन सा आता है, आपका आद्य इतिहास के अंदर आता है। और इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो जितनी भी ताम्रयुगीन, चाहे तो आप इसको ताम्रयुगीन बोल दो, चाहे तो आप इसे कांस्य युगीन बोल दो। ताम्रयुगीन या कांस्य युगीन सभ्यता जितनी भी है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सारा किसका टाइम पीरियड है, वो सारा टाइम पीरियड किस में आता है, आद्य इतिहास के अंदर काउंट किया जाता है। क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम ही क्या पढ़ते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी हम उसको बोलते हैं, उसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी अपन बोलते हैं। तो जो एग्जाम्पल इसका बेस्ट है, या तो आप ताम्रयुगीन सभ्यता कह दो, अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका आंसर दे सकते हो। तो अब नो डाउट इतिहास आपको समझ में आ गया होगा कि किसको, इसमें किस पोर्शन को रखा गया है। यानी इसके हमारे पास क्या है, लिखित साक्ष्य हैं, यानी लिखित साक्ष्य हैं, और हम इनको क्या कर पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं। अब इसी में अपना जो कंप्लीट इतिहास जो अपन पढ़ते हैं, कौन सा मुगल काल अपन पढ़ते हैं उसको पढ़ लिया, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गई, इसके अलावा अपना जो भी स्वतंत्रता संग्राम वाले जितने भी हो गए, तो उनके इतिहास को अपन पढ़ भी तो रहे हैं, उनको अपन समझ भी रहे हैं। यानी उनके हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स आएंगी, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग बुक्स के राइटर भी बताऊंगा, जिनको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अपन क्या करें, उन बुक्स को पढ़ भी रहे हैं, उन भाषाओं को समझ भी रहे हैं, और हमारे पास उनके लिखित साक्ष्य भी, तो वो सारा पोर्शन किस में आ गया, इतिहास के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन में बांटा जाता है। तो अब आज जो अपन शुरू करेंगे, आज अपन एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसमें अपन जो आज शुरू स्टार्ट करेंगे वो अपन आज ख़त्म कर देंगे प्राग इतिहास को। यानी अपन जितने भी पाषाण काल के बारे में है, उस पाषाण काल को कंप्लीट कर लेंगे। पाषाण काल से रिलेटेड जितनी बात है वो अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। उसके बाद में अपन आद्य इतिहास में चलेंगे। आद्य इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को अपन शुरू करेंगे अगली वाली क्लास में। तो आज की क्लास में अपन अभी ख़त्म कर क्या करेंगे, प्राग इतिहास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो प्राग इतिहास में हमें पता है क्या पढ़ना है अपन को, पाषाण काल पढ़ना है। अब हमें पता है पाषाण काल है, तो इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कितना है, इसका टाइम पीरियड हमें पता है 20 लाख ईसा पूर्व से, और कब तक है, 2000 ईसा पूर्व तक। तो पाषाण काल भी क्या है, 3 हिस्सों में डिवाइड है, 3 अलग अलग पोर्शन में अपन इसको पढ़ते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं, अगर उन 3 को अपन पढ़ना चाहें तो वो 3 कौन कौन से हैं। एक आता है पूरा पाषाण, जिसका तो आपने खूब मजाक में भी बोला होगा किसी को कि ये तो पूरा पाषाण के टाइम की बातें हैं, ये ऐसा है। तो एक आता है पूरा पाषाण काल, एक आता है मध्य पाषाण, और तीसरा आता है अपना नवपाषाण। ठीक है, तो इन 3 हिस्सों में डिवाइड करके अपन पाषाण काल को कंप्लीट पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण का अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो पूरा पाषाण अपन को नो डाउट स्टार्ट तो होगा 20 लाख से, 20 लाख ईसा पूर्व से, और कब तक चलेगा, ये चलेगा 9000 ईसा पूर्व तक। इसके हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमें पता है प्राग इतिहास के हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है पढ़ने की, उसमें फिर वही बात रह नहीं जाती। तो इसको एक अनुमान लगाया जाता है कि 20 लाख ईसा पूर्व से शुरू होके और 9000 ईसा पूर्व तक क्या चल रहा है हमारा, इसके अंदर अपना पूरा पाषाण काल चल रहा है। तो अगर नवपाषाण की अपन बात कर लेते हैं तो नवपाषाण काल अपना 9000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, और ये अपना चलता है 4000 ईसा पूर्व तक। और इस तरह बाकी जो रिमेनिंग टाइम है वो नवपाषाण काल का हो जाएगा, कौन का, 4000 ईसा पूर्व से, और कब तक, 2000 ईसा पूर्व तक। ये इनके टाइम हो गए, इन 3 हिस्सों में 3 अलग अलग टाइम मैंने आपको बता दिए, ये पाषाण काल को डिवाइड कर दिए। अब पर्टिकुलर उन टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई वो अपन एक बार और देख लेते हैं। अब देखो पूरा पाषाण काल है, तो इस समय क्या क्या करते थे अपन, वस्त्र थोड़े ना पहनने लग गए थे, नहीं, इस समय अपन छाल पत्तियों से ढकते थे, छाल पत्तियों का यूज में करते थे। ठीक है, इस समय हमने क्या किया था, शिकार खेलना सीखा था।
खेलना या करना। इस समय क्या अपन आवास वगैरह बनाने लग गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इस समय अपनी क्या थी, घुमक्कड़ पड़ जाती थे अपन, बस एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, मतलब अपना कहीं त्यौहार वो ठहराव कहीं नहीं था, ना अपने कोई घर थे ना कोई मकान थे, खाते थे चले जाते थे, आगे बढ़ जाते थे, कहीं अपना रुकना नहीं होता था। इस समय अपन ने अग्नि का आविष्कार कर लिया था, यानी पत्थरों को जो टकरा के अपन ने कहानी खूब देखी होगी, तो जो अग्नि का आविष्कार है वो भी पूरा पाषाण काल में कर लिया था। ठीक है। अब अगर अपन मध्य पाषाण की बात करें तो मध्य पाषाण में क्या क्या हुआ था? मध्य पाषाण में क्या हुआ था, अब हमने थोड़ा रुकना सीखा था, यानी ठहराव अपन ने अब लिया है। लेकिन ये क्या था, एक शॉर्ट टाइम के लिए था। कैसा था ये, एक शॉर्ट टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने कोई पर्टिकुलर मकान बना लिए हो, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एक टेम्परेरी अपन ने ठहराव सीखा था, वो अपन मध्य पाषाण में सीखा था। इससे अब थोड़े बहुत रुके हैं तो वहाँ अपन को खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिएगा। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन कृषि भी करना सीख रहे हैं और अपन पशुपालन भी करना सीख रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनुष्य ने कृषि और पशुपालन किस काल में किया था, तो अब आपको, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा कि किस काल में आपको बताना, वो मध्य पाषाण काल में आपको बताना है। एक बेसिक क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है, और आपने भी एग्जाम्स के अगर प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड मिलता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पाला था, या पशुपालन में किस पशु को इन्होंने सबसे पहले पाला था। तो इसका जो आंसर है वो है कुत्ता। जो पहला पशु अपन ने पाला था वो क्या है, कुत्ता अपन ने पाला था। तो इस तरह से अपन ने थोड़ा सा ठहराव अपन ने ले लिया था। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन क्या बना रहे थे, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे। मिट्टी के बर्तन भी अपन ने मध्य पाषाण काल में बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन क्या अपन ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे? नहीं, अभी भी अपन वही छाल पत्तियों वाला काम चल रहा था, उसी से अपने तन ढके जा रहे थे। ठीक है। अब नवपाषाण काल में क्या होता है, इस नवपाषाण काल में अगर अपन देखते हैं तो नवपाषाण काल में अब अपन पूर्णतः रुक भी रहे हैं, यानी अब अपना एक कंप्लीटली क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अपन रुक भी रहे हैं। अपन ने मिट्टी के पहिए भी बना लिए। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी के पहिए मनुष्य ने कब बनाए थे। इसके अलावा अब अपन ने क्या किया था, जूट, कपास, इनको क्या काटना भी शुरू कर दिया था अपन। अब इस टाइम पीरियड में अपन ने क्या करना शुरू कर दिया था, इस टाइम पीरियड के अंदर एकदम से जो बचे हुए जितने भी कार्य थे, जैसे पूजा पाठ, अगर आपसे पूछ लिया जाए पूजा पाठ कब शुरू की थी, तो पूजा पाठ भी हमने इसी समय में शुरू कर दी थी। तो इस समय में आते आते अपन एक तरह से स्टेबलाइज हो चुके थे। तो इस तरह से अपन से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर आपको एक चीज़ दे दें, या आपसे पूछ ले मिट्टी के पहिए किस काल में बनाए गए थे, या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले पशु किसको पाला था, या आपसे पूछ ले अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था, या आपसे ये पूछ लिया जाए मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना था, या आपसे कंप्लीट पाषाण काल का टाइम कितना था, ये पूछ लिया जाए, तो अब मेरे हिसाब से आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा, ये पूरा होता है पाषाण काल। अब एक छोटा सा बेसिक सा मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और उसके साथ ही अपन इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर आप उसको पकड़ गए तो नो डाउट आपके लिए वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और अगर आप उसको नहीं पकड़ पाए तो फिर वो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। कैसे? जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख दूं कि आखेट काल कौन सा है, और आपके सामने ऑप्शन में दे रखा है पाषाण काल, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है पूरा पाषाण काल, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है मध्य पाषाण काल, और डी में आपको दे रखा है नव पाषाण काल।
एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, और एक क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि पाषाण काल का संक्रमण काल किसे कहते हैं, और इसके भी ये सेम ही ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दे दिए जाए। तो आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, दोनों के सेम ही ऑप्शन है, बट अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो, तो आपको सिर्फ इन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अब अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आखेट काल, तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आखेट काल कहते किसको है, आखेट शब्द का मतलब क्या है। इसी तरह दूसरा जो शब्द है वो है संक्रमण काल। तो इसमें हमें इन दो शब्दों को समझना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। अब बताओ, अब आपसे अगर ये आखेट काल की जगह सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा हो कि शिकार करना किस समय सीखा था, तो आप क्या करोगे। नो डाउट आपके लिए दिमाग में आंसर आ गया होगा कि पूरा पाषाण काल, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पूरा पाषाण काल में इन्होंने क्या शिकार करना सीख लिया था। इसीलिए पूरा पाषाण काल का जो दूसरा नाम है वो आखेट काल भी है। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको इस आखेट शब्द से कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब दूसरी अपन अगर बात करें संक्रमण काल की, ठीक है। संक्रमण काल, इस संक्रमण शब्द से क्या समझ में आ रहा है, संक्रमण शब्द का मतलब ये होता है कि जो भी पर्टिकुलर वे चल रहा था उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ जाना, या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाना, या जो जिस हिसाब से चल रहा था उसमें एकदम से कुछ चेंज हो जाना, उस वे को छोड़ के दूसरे रास्ते की ओर निकल जाना, उस एक तरह से क्या है, संक्रमण है। जैसे अपने अंदर क्या होता है, जुकाम वगैरह होती है तो अपन क्या करते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। तो संक्रमित मतलब क्या होता है, अपना जो बॉडी है वो एक नॉर्मल है, आराम से अपन चल रहे हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं आ रही बॉडी में, लेकिन जैसे ही अपन इन्फेक्टेड होते हैं, अपन संक्रमित होते हैं, तो अपनी बॉडी के जो कार्य है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जो डेली रूटीन अपना चल रहा था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, यानी जो नॉर्मल जिस वे में अपन चल रहे थे बॉडी उससे थोड़ा सा चेंज हो जाती है, यानी उस तरह से उसमें क्या हो गया, एक संक्रमण हो गया, उसमें चेंजेज आ गए। तो अब इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि आपको पाषाण काल में जब चेंजेज आए आपको वो टाइम बताना है। तो संक्रमण का मतलब है कि पाषाण काल में चेंजेस कब आए। अब अपन को क्या देखना है कि अपन को इन तीनों में से ये देखना है कि चेंजेस कब आए। अब अपन को ये पता है, देखो पूरा पाषाण काल आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरा पाषाण काल से तो वो चला आ रहा है, अपने उस धरे में चला आ रहा है, वो छाल कपड़े पहन रहा है, छाल के कपड़े वो लपेट रहा है, अपने शिकार कर रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, तो वो कोई चेंजेस नहीं आया, वो उसका क्या है, डेली रूटीन है, ठीक है। अब कंफ्यूज होता है कि अब चेंज तो मध्य पाषाण में भी आए हैं और चेंज तो नव पाषाण में भी आए हैं, दोनों में ही चेंज आए हैं। क्यों ऐसे, जैसे मध्य पाषाण में उसने क्या किया था, एक अस्थायी ठहराव लिया था, लेकिन नवपाषाण के अंदर क्या किया था, पूर्णतः ठहराव ले लिया था, पूजा पाठ करने सीख लिए थे। तो अब इन दोनों में से अपन क्या आंसर करें, हमेशा आंसर वही होगा जो सबसे पहले चेंजेस करेगा। तो सबसे पहले चेंजेस इसमें क्या हुआ है, पूरा पाषाण काल के हिसाब से वो मनुष्य चल रहा था और उसने एकदम से थोड़ा ठहराव कब लिया, नवपाषाण काल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बट अपन जब इनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते तो यही क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, और फिर अपन कहते हैं पेपर तो बहुत टफ आया था। तो अपन को इन लैंग्वेज को ही समझना है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिया है क्या, कौन सा, प्राग पाषाण, पाषाण काल कंप्लीट, प्राग इतिहास भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगली जो अपनी कल नेक्स्ट डे जो अपनी क्लास है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, आद्य इतिहास को शुरू करेंगे। उसमें अपन ताम्र युगीन सभ्यता से शुरू करेंगे, और ताम्र युगीन हमें पता है किसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रॉपर सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बहस होगी। तो तब तक जुड़े रहिए। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।